हेलो एवरीवन। हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देख चुके हैं जीडीपी, एनडीपी और आज हम देखने वाले हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आज हम देख रहे हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी। जीएनपी कुछ नहीं होगा, बस ये होगा कि जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें अगर हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दें तो आ जाएगा हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ट्रांस बाउंड्री जो एक्टिविटी हो रही है, ट्रांस बाउंड्री एक्टिविटी का मतलब है ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, या दो देशों के बीच हमेशा बाउंड्री होती है, तो उन बाउंड्री को क्रॉस करके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, जो आर्थिक गतिविधियाँ हो रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो इनकम निकल कर के आती है उसको ऐड कर देने से हमको सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी मिल जाएगा, और इसी को हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो आइटम्स इसके अंदर आएंगे वो हम आगे देखने वाले हैं। इसमें पहली चीज़ जो आती है उसको कहते हैं प्राइवेट रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब है मनी। ऐसे मनी, अगर मान लीजिए कोई इंडिया से बाहर रह रहा है और वो यहाँ का सिटीज़न है या यहाँ का जो है नागरिक है, वो यहाँ पर भी जो प्राइवेट ट्रांसफ़र करेगा उसको हम इसमें ऐड करेंगे। और वैसे ही दूसरी जो फॉरेन नेशनल है जो यहाँ रह रहे हैं इंडिया में, और यहाँ से जो है इनकम वो वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो उनका प्राइवेट रेमिटेंसेस हो गए, तो इसको हम उसमें माइनस करेंगे। इसी तरह से जो रेमिटेंसेस है, प्राइवेट रेमिटेंसेस का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। मतलब बाहर जो इंडियन रह रहे हैं, यहाँ जो वो अपने जो मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो यहाँ पर ऐड होगा, और यहाँ पर रहने वाले जो फॉरेन प्रोफेशनल्स है जो यहाँ से पैसे बाहर भेज रहे हैं वो उनका प्राइवेट रेमिटेंसेस होगा, इसको माइनस करेंगे, जो इनफ्लो होगा उसको प्लस करेंगे। और इसी फ्रंट पे अगर देखा जाए तो हमारा जो इंडिया है वो अभी तक गेनर रहा है। गेनर रहा है मतलब हमको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे रेमिटेंसेस है जो बाहर से आते हुए हैं सिंस 1990s। 90 का जो दशक है तब से हमारा जो इंडिया है वो गेनर रहा है। कारण ये है कि उस समय जो गल्फ़ रीजन था उसका फॉल डाउन हुआ था। फॉल डाउन इसलिए हुआ था कि कंट्री जो है वहाँ से बहुत सारे इंडियंस का मूवमेंट हुआ था गल्फ़ वॉर के दौरान, और उसके बाद बहुत सारे जो इंडियन प्रोफेशनल्स है वो बाहर जाकर काम करने लगे। काम करने के कारण जो आईटी सेक्टर है हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वर्ल्ड वाइड इसकी प्रशंसा होती है कि हमारा जो आईटी सेक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स है और अलग अलग फील्ड्स में भी प्रोफेशनल्स है जो बाहर जा कर के काम करते हैं, जिसके कारण जो प्राइवेट रेमिटेंसेस वहाँ का है यहाँ इंडिया में आता है। इसलिए आज जो हमारा इंडिया है ये हाईएस्ट रेसिपिएंट है, मतलब हमको मैक्सिमम जो प्राइवेट रेमिटेंसेस मिलता है अक्रॉस द वर्ल्ड। और वर्ल्ड बैंक जो है हमारी जो एक इंस्टीट्यूशन है, उसने ये प्रोजेक्ट किया है कि हमारे पास $72 बिलियन 2015 में, और 2013 में $70 बिलियन से इतना जो है वो प्राइवेट रेमिटेंसेस आया था, और चाइना इसके बाद सेकंड पोजीशन में चले गया था इन 2015। हमने पहला फैक्टर देख लिया इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से भी जो इनकम आ रही है उसको ऐड करने के लिए प्राइवेट रेमिटेंसेस। सेकंड हम देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स। इंटरेस्ट पेमेंट के हिसाब से अगर देखिए, अगर हमारी अर्थव्यवस्था ने या भारतीय अर्थव्यवस्था से कोई पैसा गया है बाहर तो उसका इंटरेस्ट आना, या हमने जो बाहर से अगर कोई लोन लिया है तो उसके लिए जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे उसका बाहर जाना, मतलब इंटरेस्ट जो बाहर से आ रहा है उसको हम ऐड करेंगे और इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं उसको माइनस करेंगे। दैट इज़ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो किसका होगा? अगर हमने इंडिया ने अगर किसी को लोन दिया है, किसी दूसरी इकोनॉमी, किसी दूसरी अर्थव्यवस्था को लोन दिया है, तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट जो है यहाँ पर आएगा। और अगर हमने कहीं से मनी बोरो किया है तो उस केस में हम जो है इंटरेस्ट देंगे, तो उस इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा और जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको प्लस करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया के केस में मैक्सिमम टाइम में ये नेगेटिव ही रहा है। कारण ये है कि कुछ जो परिस्थितियाँ ऐसे ही रही है जिसके कारण से हमें जो है वेरियस इकोनॉमी से
बोरो करना पड़ा है। जैसे कि 1991 में आप जानते हैं कि एलपीजी की थ्योरी आई थी। उससे पहले जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, समय आईएमएफ ने हमें सजेस्ट किया था कि आप अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी नीतियों को कुछ तरीके से सरल कीजिए या लिबरलाइज़ कीजिए। तब इंडिया ने एलपीजी जो कॉन्सेप्ट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया था। कुछ हद तक अपनी जो अर्थव्यवस्था को खोला बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, ताकि कंपटीशन बढ़ सके, डेवलपमेंट हो सके, इंडस्ट्रीज़ जो है उनको प्रमोट कर सके। आज के केस में हम देखें तो मेक इन इंडिया जैसा जो बड़ी स्कीम है या बड़ी पायलट प्रोजेक्ट है जो इंडिया में लेकर के आए हैं, ये है हमारी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करता है। और कुछ हद तक जो हमने अपने अलग अलग सेक्टर्स को प्राइवेटाइज़ किया है। वी आर इन्वॉल्विंग प्राइवेट पार्टनर्स ऑल्सो, ताकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो आ सके और हमारे जो अर्थव्यवस्था या हमारी इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिल सके। एक्सटर्नल ग्रांट्स। एक्सटर्नल ग्रांट्स का मतलब होता है अनुदान। अनुदान या तो हम दे सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। ऐसी कंट्रीज़ अगर जिनको मान लीजिए कि अगर कुछ आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है या किसी रिसोर्सेज या संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है और उसको प्रोवाइड करना, तो जो ये एक्सटर्नल ग्रांट्स है उस केस में भी इंडिया हमेशा वो नेगेटिव में रहा है, क्योंकि हम जो है ग्रांट्स या अनुदान देने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लोगों की सहायता करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और करते भी हैं। तो इसलिए जो ग्रांट्स है वो इंडिया जो है वो ज़्यादा ऑफ़र करता है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को, और वो कि जो कि एक गुड कॉज है। और इसी जो अलग अलग ग्रांट से अनुदान होते हैं उसका फ़्लो या जो इंडिया से हो रहा है या इंडिया में जो ग्रांट आ रहा है, उन दोनों को ही मिला करके हम कहते हैं उसको एक्सटर्नल ग्रांट्स या बाहरी अनुदान। इंडिया को जो ग्रांट मिलता है या लोन ग्रांट मिलता है, हम लोन लेते हैं बाहर से या अनुदान के तहत, वो कहाँ से मिलेगा? तो यूएन बॉडी, यूनाइटेड नेशन की जो बॉडीज़ है जैसे कि यूएनडीपी हो गया, वो ऑफ़र करती है सेवरल डेवलपमेंटल, विकास के लिए जो भी राशि है जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से लेते हैं। या ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट्स, ऐसी ग्रांट जो कि मानवता को सपोर्ट करती है, उसके लिए हम भी अनुदान देते हैं और हमको भी कुछ हद तक अनुदान मिलता है अगर किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिया में जो ग्रांट या अनुदान का आउटफ्लो है वो ज़्यादा है। जैसे कि जैसे ही इंडिया ने अपनी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, आर्थिक कूटनीति कह सकते हैं आप इसको, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंटरनेशनल लेवल पे। इसलिए जो भी अगर बाहर के फॉरेन नेशनल्स हैं, वहाँ के जो हेड है या प्रेसिडेंट है, अगर साउथ एशिया में अगर आते हैं तो सबसे पहली उनकी विज़िट हमारी कंट्री में होती है, क्योंकि हमारा जो डायस्पोरा है और हमारा जो एम्बियंस है ये ऐसा है कि हमने हमेशा पॉजिटिविटी को आगे रखा है। हमारी इंडिया की एक ऐसी इमेज बनी है कि कोई भी अगर फॉरेन नेशनल अगर साउथ एशिया को या एशिया को अगर आते हैं विज़िट करने के लिए, तो सबसे पहली कंट्री जो वो विज़िट करते हैं वो इंडिया ही करते हैं। अब हमने देख लिया कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसको जो कैटेगराइज करते हैं। पहले हमने देखा प्राइवेट रेमिटेंसेस, दूसरा हमने देखा इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, और तीसरा हमने देखा एक्सटर्नल ग्रांट्स। तो अब जो मैंने आपको समझा दिया कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा, 3 कैटेगरीज क्या होंगी, उसके बाद हमको मिल जाता है कि हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा। इनिशियल डेफिनेशन में हमने देखा था कि जीडीपी में इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करने से हमको मिल जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये नेगेटिव होता है हमारे केस में इंडिया में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हम ग्रांट दे रहे हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं, प्लस जो इंटरेस्ट ऑफ एक्सटर्नल लोन्स है वो भी ज़्यादा है। इसके कारण ओवरऑल जो इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो जाती है वो नेगेटिव हो जाती है। दिस मीन्स कि जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा या सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा वो हमेशा हमारे जीडीपी से कम होगा।
अब देख लेते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे हमने देखा था कि जीडीपी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। हमने जैसे जीडीपी में देखा था कि आईएमएफ अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए क्वांटिटेटिवली, मतलब मात्रात्मक तरीके से अगर कंपेयर करना है तो आईएमएफ किसका यूज़ करती है, तो वो जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद का यूज़ करती है। वैसे ही आईएमएफ नेशनल इनकम का यूज़ करती है ताकि वो किसी भी देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी परचेसिंग पावर पैरिटी को हम जो चैप्टर 24 है उसमें देखेंगे कि ये क्या होता है। अभी के लिए याद रखिए कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद का यूज़ ट्रिपल पी या परचेसिंग पावर पैरिटी को कंपेयर करने के लिए आईएमएफ यूज़ करती है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना, अभी तो उसका डाउनफॉल हो रहा है आफ्टर द कोरोना स्प्रेड, बट अगर इकोनॉमिकली हम देखे जाए तो हमारी जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। और नॉमिनल और एक्सचेंज ऑफ रुपी जो होता है उस केस में अगर हम देखें, अगर डॉलर के कंपैरिजन में या युआन के कंपैरिजन में रुपी का अगर वैल्यू देखें तो उस हिसाब से हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। अप्रैल 2016 में इसी को ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हम 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। अब जो भी ये कंपैरिजन होते हैं वो जीडीपी को लेकर भी होते हैं। हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद, दोनों का ही यूज़ करते हैं अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को कंपेयर करने के लिए। अब जीडीपी जैसे हमने देखा था कि सिर्फ मात्रात्मक तरीके से वो बताता है किसी भी अर्थव्यवस्था का माप, या क्वांटिटेटिव मेजर बस बताता है, लेकिन जो हमारा जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है या सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी कवर करता है। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था की इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो स्ट्रेंथ है उसको बताता है। अब ये तीसरा जो यूज़ है इसका ये है कि बहुत सारे फैक्ट हैं, ये हमको इससे पता चलते हैं जीएनपी से। जैसे कि हमारे प्रोडक्शन का बिहेवियर कैसा है, इकोनॉमी का पैटर्न कैसा है, कैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था है दूसरी जो वर्ल्ड है उसके ऊपर डिपेंडेंट है अपने प्रोडक्ट के लिए, और कितने वो जो आउटसाइड वर्ल्ड है जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि अभी एमएसएमई को स्ट्रेंथ करने की बात चल रही है, जो 20 लाख करोड़ का जो डिक्लेरेशन दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने, उन्होंने कहा है कि हमको आत्मनिर्भरता के ओर बढ़ना है। जो भी प्रोडक्ट हम इंडिया में कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्रोड्यूसर्स भी हम खुद बने, उसके डेवलपर्स भी हम खुद बने। तो इस तरीके का जो एक मूव है उसको हमको वेलकम करना चाहिए। इसी से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है उनका डेवलपमेंट होगा, नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बूस्ट होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बूस्ट होने के कारण से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने के कारण से हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज होगा और कहीं ना कहीं हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनने की ओर आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइज़, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल और नए कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे।